So, happy teacher. तो बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, पार नजर के। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? No, sir. Whiteboard is not visible. अच्छा, व्हाइट बोर्ड इज नॉट विजिबल। ओके ओके ओके, एक मिनट बेटा रुक जाओ, बस अभी विजिबल हो जाता है। अब विजिबल है? Yes, sir. तो बेटा हम लोगों ने Yes, sir. अभी पढ़ा। Yes, sir. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 6 है। जो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो क्या है, पार नजर के। ओके, पार नजर के मैंने कल बता दिया था, और उसके पहले वाले भी क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था कि इस पाठ के लेखक जो है वो मूलतः मराठी है, और इस कहानी का अनुवाद किसने किया है, रेखा देश पांडे ने। इस बात को मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता दिया था बेटा। और इस कहानी में अब तक हम लोगों ने ये जाना, ये मराठी लेखक की रचना है, ठीक, ये अनुवादक है, इस बात को आप भूलिएगा मत। ओके, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इस पाठ के जो मूल लेखक हैं वो कौन है, अनुवादक कौन है, रेखा देश पांडे हैं। और जो इसके मूल लेखक है बेटा वो कौन है, मराठी लेखक है। वो कोई हिंदी के लेखक नहीं है। इस बात को इस बात को हमको ध्यान रखना होगा कि इस पाठ के मूल लेखक जो है वो मराठी के हैं, हिंदी के नहीं है। अब हम आते हैं अपने पाठ पर, जो हमारा पाठ है पार नजर की। इस पे अगर एक बार हम अपनी नजर डालें तो हम क्या पाते हैं कि इस पाठ में अगर देखा जाए तो एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो बहुत जिज्ञासु है। और जिज्ञासु कहने का मतलब कि उसको ये हमेशा जानने की इच्छा रहती है बेटा कि उसके पापा क्या करते हैं, किस ऑफिस में काम करते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस में काम क्या होता है। वो इस बात को हमेशा जानने की कोशिश करता रहता है। तो अब तक हमने इस कहानी में क्या देखा कि जो छोटा लड़का, इसका नाम क्या है, छोटू। ये जो छोटू है एक बार चोरी से अपने पापा का सिक्योरिटी पास निकाल के किसी तरह से अपने पापा के ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां उसको पकड़ लिया जाता है, लोग उसको लेके बाहर आते हैं। और जब बाहर आते हैं बेटा तो उसको, छोटू को उसके परिवार के हवाले कर दिया जाता है। मान के लीजिए सर ये आपका लड़का है, गलती से रिसर्च लैब में घुस गया था, तो अब छोटू को वहां मार नहीं पड़ती, उस गलती के लिए उसको मार नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उसके पापा जो है बहुत बुद्धिमान आदमी है और ये उस चीज को जानते हैं कि अभी लड़का छोटा है, ये अपनी जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी जिज्ञासाओं के लिए ही ये रिसर्च लैब में गया है। तो फिर वो छोटू को समझाते हैं कि बेटा वहाँ ऐसे नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाने के लिए आपको विशेष प्रकार के कपड़े पहनने पड़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। तो इन सब बातों को जब छोटू सुनता है तो पापा से कहता है कि पापा अब मैं भी जो है इस लैब में आपके ऑफिस में मैं काम करूँगा। तो उसके पापा उसको समझाते हैं कि बेटा इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। छोटू कहता है ठीक है पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे। तो फिर होता क्या है कि उसके पापा उसको अब छोड़ देते हैं, बेटा तुम जाओ सो जाओ। फिर धीरे धीरे समय बीतता है, उसके पापा अगले दिन उसको ऑफिस जाना है, ऑफिस जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि जो ऑफिस पे उनके ऑफिस में टीवी लगी होती है
और इसका जो कंट्रोलर होता है वो उनको बताता है कि ये जो बिंदु जैसी चीज दिख रही है यह कोई तारा नहीं है, यह कोई क्या है, यह कोई तारा नहीं है, बल्कि किसी ग्रह से छोड़ा गया उपग्रह है जो इधर हमारी तरफ बढ़ रहा है। अब इस पर आप निगाह रखिए। अब छोटू के पापा ये सोचते हैं कि अगर ये उपग्रह, ये कोई तारा नहीं है तो है क्या, अगर उपग्रह है तो किस ग्रह से छोड़ा गया है, किसने छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, क्योंकि हमारे पूर्वज भी पहले ऐसा करते रहते थे। तो ये देखकर वो बहुत एकदम उनको लगता है ना बच्चों की साइंटिस्ट है, तो एक साइंटिस्ट की क्या होती है कि वो हमेशा कुछ न कुछ नए चीज़ों की खोज करता रहता है। तो उनको ये लगता है कि अगर इस उपग्रह को छोड़ा गया है तो छोड़ा किसने, तो क्या करता है, तो उनके पापा क्या करते हैं, उस बार बार उस पर निगाह रखते हैं। उसी समय उस ऑफिस की एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, एक संबोधन सभा होती है। उस संबोधन सभा में जो उस संबोधन सभा का अध्यक्ष होता है वह बताता है कि किसी ग्रह से एक उपग्रह छोड़ा गया है, वो हमारी ओर आ रहा है, इसको कैसे हमको देखना है, इस पर कैसे निगाह रखनी है, इसके बारे में लोगों की राय वह जानना चाहता है। क्योंकि वह जो उपग्रह होता है उसमें एक यांत्रिक हाथ एक शब्द आया है बेटा, आप लोग जब पढ़े होंगे कल तो उसमें देखे होंगे कि एक शब्द आया था यांत्रिक हाथ। ये यांत्रिक हाथ का मतलब होता है कि कोई मशीनी मानव, जिसे आप लोग रोबोट कहते होंगे या कहते हैं, रोबोट कह लीजिए, मशीनी मानव जिसे हम कहते हैं, ये रोबोट का हाथ उस उपग्रह से निकलते हुए दिखाई दिया था। ये तक तो कल की घटना थी। आज इसके आगे बेटा हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, फिर से वापस हम क्या करेंगे, अपनी बुक हम एक बार फिर से खोलेंगे, आप लोग पेंसिल रख लीजिए अपने पास, और फिर से हम लोग वहां से उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 6 बेटा, पेज नंबर 38। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को गलतफहमी हो कि इस जमीन पर भी कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे कि यह लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है, उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी।
वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। देखो बेटा, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उस सभा की मीटिंग, जो संबोधन सभा की मीटिंग चल रही थी, उसमें यह बता दिया गया था कि एक उपग्रह जो है हमारी ओर छोड़ा गया है और वो बहुत तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। इस बारे में सबकी राय जाननी चाहती थी। तो देखो यहाँ नंबर करके दिया है बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये उस रिसर्च लैब का कोड हुआ करता था। ये तीनों वैज्ञानिक हुआ करते थे। नंबर 1, नंबर 2 ये तीनों क्या हुआ करते थे? वैज्ञानिक। इनके विभाग बटे थे। ध्यान देना, यहाँ आप लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से आप संख्या में कंफ्यूज मत होना। ये जान लेना कि नंबर 1 मतलब कोई और वैज्ञानिक है, नंबर 2 माने कोई और वैज्ञानिक है, और नंबर 3 जो है वो कोई और वैज्ञानिक है। लेकिन उस रिसर्च लैब की पूरी जिम्मेदारी किसके पास थी? नंबर 1 के पास थी। आप लोग जब पहली लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि कॉलोनी की पूरी जिम्मेदारी किसकी थी? नंबर 1 की थी। फिर उसने अपना कागज समेटते हुए कुछ बोलना आरंभ किया और कहा कि इन दो, और अब नंबर 1 क्या कहता है कि ये जो हमारे यहाँ उपग्रह, जो सैटेलाइट हमारे यहाँ छोड़ी गई है, ये सैटेलाइट जो हमारे यहाँ छोड़ी गई है, जो हमारी तरफ आ रही है, इसको हम चाहे तो जलाकर ऊपर खाक कर सकते हैं। ये अगर हवा में है तो इसको चाहे तो हम जला के खाक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के यंत्र हमारे पास मौजूद नहीं है। ये कौन कहता है? नंबर 1 कहता है उस संबोधन सभा में कि इसको चाहे तो हम ऊपर समाप्त कर दें। होता है ना, आप लोग देखे होंगे ना, अब जो सिस्टम आ गया बेटा कि अगर कोई लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन अगर ऊपर उड़ रही है तो हमारे पास ये टेक्निक है कि हम उसको हवा में ही समाप्त कर दें। तो नंबर 1 यही बात कहता है कि हम इसको चाहे तो हवा में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास या हम लोगों के पास ऐसी कोई तकनीक, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है जिससे कि हम क्या करें, इसको समाप्त कर सकें। फिर कहता है कि नीचे आने पर तो समाप्त हम कर सकते हैं। कहता है कि अगर ये नीचे आ जाए, ये यंत्र जो है नीचे आ जाए, तब तो हम इसको समाप्त कर सकते हैं। तब क्योंकि वो क्षमता हम लोगों के पास है, वो व्यवस्था हमारे पास है कि हम इसको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि मीटिंग चल रही है तो मीटिंग में सबकी राय लेनी। मीटिंग में कई लोग बैठे थे ना, आप लोगों ने मीटिंग देखी होगी। जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग आपके स्कूल में होता है तो टीचर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आप लोग होते हैं, तो फिर सबकी राय, सब लोग बात करते हैं। तो उस मीटिंग में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके जितने वैज्ञानिक सब बैठे हुए थे, तो सबकी राय चाहिए थी। तो उसमें जो नंबर 2 वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, इनकी बात तो सही है। नंबर 1 ने ये कहा था ना कि ये ऊपर उड़ते हैं तो इनको हम ऊपर नष्ट नहीं कर सकते, वो व्यवस्था मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर ये खुद से जमीन पे उतर गए तो फिर क्या होता है कि इनको हम नष्ट कर सकते हैं, ये व्यवस्था मेरे पास है। तो उसमें बेटा ध्यान देना, जो नंबर 2 का वैज्ञानिक था, अभी जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि नंबर 2 ने कहा कि नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 1 माने कौन? वैज्ञानिक। कौन वैज्ञानिक? जिसमें छोटू, वो रिसर्चर है जिसमें छोटू के पापा काम करते हैं। इतना क्लियर सबको? तो कहता है कि नंबर 2 जो है वो कहता है कि नहीं, नंबर 1 की बात बिल्कुल सही लगती है। लेकिन देखो बेटा एक बात और जान लो, वैज्ञानिकों में क्या होता है, आपस में मतभेद बहुत होता है। जितने भी वैज्ञानिक देखोगे उनमें आपस में मतभेद बहुत होता है, सबके अलग अलग विचार होते हैं, और जब सब विचार एक साथ मिलते हैं तब जाके किसी नए चीज का आविष्कार होता है। ये जान लेना, किसी भी रिसर्च लैब में हर वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार के रिसर्च करता है और उनका सबका जो कंक्लूजन होता है वही कोई नया इन्वेंशन होता है, कोई नया आविष्कार होता है। इतना बात क्लियर है? तो अब जो नंबर 2 वैज्ञानिक है वो, उनका क्या मत है, उनकी क्या राय है? वो कहते हैं कि नहीं, नंबर 1 की बात बिल्कुल सही है कि हम उसको ऊपर खत्म नहीं कर सकते, नीचे खत्म कर देंगे। लेकिन
अगर हम इनको नीचे खत्म कर देंगे तो जिस ग्रह से ये छोड़ा गया होगा वहां भी तो इसकी देख रेख की जा रही होगी। जैसे हम किसी को आते देख रहे हैं, वैसे अगर किसी ने इसको छोड़ा होगा तो वो भी तो देख रहा होगा, और वो मेरे विषय में जान जाएगा कि ये कितने पावरफुल है, कितने ये शक्तिशाली है कि हमारे उपग्रह को क्या ये नष्ट कर दिए। इतना क्लियर? ये कौन कहता है? नंबर 2 कहता है उस मीटिंग में कि नंबर 1 की बात सही है, खत्म नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर हम खत्म करते हैं तो वो हमारे बारे में जान जाएंगे। हमें अपना अस्तित्व बचाना है, मतलब जो हमारे पास जानकारी है उस जानकारी को हम अपने तक ही सीमित रखें, कहीं ऐसा न हो कि गलती से भी कोई जानकारी हमारी किसी दूसरे ग्रह के पास किसी माध्यम से चली जाए। ठीक, ये नंबर 2 के वैज्ञानिक कहते हैं कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल इनसे बड़े भी हो सकता है कि अगर हम इनको नष्ट न करें तो इनका मन बढ़ जाए, इनको ये लगे कि अगर ये नष्ट नहीं कर रहे हैं तो इससे भी बड़ा भेजें, तो वो अपनी जानकारी हमको देंगे, और हम अपनी जानकारी बचाए के रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ये है कि केवल हम इनको वॉच करते रहें, इनको हम देखते रहें कि ये करते क्या है। ठीक, अब इस तरह की बात चलती रहती है। कहते हैं कि और जो नंबर 2 होता है कहता है कि उनको आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां वो आएंगे वो इतने भी महत्वपूर्ण नहीं है, जहां उतरेंगे तो कुछ ऐसी चीज है नहीं कि जिससे वो अधिक से अधिक जानकारी हमारी वो ले जा सके, तो ज़्यादा घबराइए मत, टेंशन की बात नहीं है। अब नंबर 3 जो वैज्ञानिक है वो सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था कहने का मतलब कि उस रिसर्च लैब में जितने लोग थे उन सबको मैनेज करने का काम करते थे। कौन? नंबर 3 वैज्ञानिक जो थे वो सामाजिक व्यवस्था का काम करते थे। ठीक, उन्होंने ये बात जब कहा तो अध्यक्ष महोदय जो थे वो कुछ बोलने जा रहे थे, तभी फोन की घंटी उनकी बजती। तो बेटा कहानी है कि फोन की घंटी बजती है, उन अध्यक्ष ने अपना चोंगा उठाया, ठीक, और फिर फोन से उनको फोन आता है, कहीं से फोन आया होगा कि जो उपग्रह चला था हमारी धरती पे उतर चुका है और उस पर हमको ध्यान रखने की जरूरत है। अब सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, और सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए था? उस छोटू के लिए, क्योंकि यही था बदमाशी किया था पहले दिन, यही घुसा था। कहाँ घुसा था? रिसर्च लैब में, जहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है, और बदमाशी यही किया था। तो उसके पापा कहे कि इसको चल लेके चलते हैं, नहीं तो फिर बदमाशी कर जाएगा, फिर छुट्टी रहेगी, फिर पास लेके भाग जाएगा ये। तो उसको लेके जाते हैं और उसको दिखाता, उसके लिए लगता है कि बड़ी गजब चीज़ है यार, क्या गजब जहाज है। उसको लगता है ना, आप किसी चीज़ को देखोगे, जब जिस चीज़ को आप देखना चाहो और आपको देखने को मिल जाए तो आपके मन में अलग आकांक्षाएं पैदा होती हैं। तो पूछता है पापा कैसा है, इसके अंदर कौन होगा? तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा अभी रुको, हम सब बताते हैं, अभी हमको देखने तो फिर तुमको हम बताएंगे ना। अभी तो वो जो चला आ रहा है उसके एक एक भाग पे हम लोगों का क्या है, कंट्रोलिंग पावर है। हम लोग देख रहे हैं कि ये आ रहा है, इसके अंदर जो आदमी बैठा है, अब उसके आने पर भी तो उनको बताएंगे। उन्होंने छोटू को एक कॉन्सल दिखाया। कॉन्सल बेटा होता है एक मशीन होती है जिसपे कई बटन लगे होते हैं, और उसी बटन से वो कंट्रोलिंग पावर किसी भी चीज़ की निर्धारित करते हैं कि किस चीज़ को हमको कैसे अपने हिसाब से चलाना है। ठीक, इतना क्लियर? तो उन्होंने दिखाया, किसको दिखाया? छोटू को दिखाया। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी, वह शायद जमीन तक पहुंचकर, अब देखो, अब वो आ रहा है, अब वो उपग्रह आ रहा है। और बता देना शुरू में कि एक अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा। तो वो अब जितना नजदीक धरती के वो आते जा रहा था, उसकी लंबाई उतनी बढ़ती जा रही थी। तो होता क्या, ऐसा लगता था जमीन से मिट्टी उकेर एक शब्द आया है, देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो ना। उकेरना माने होता है निकालना। वो हाथ जो था ऐसा लग रहा था कि जमीन से मिट्टी निकाल लेना चाहता था, और सब लोग, एक एक लोग जितने वैज्ञानिक थे, बहुत
ध्यान से उसको देख रहे थे। जो अंतरिक्ष यान उस धरती की ओर आ रहा था, बहुत ध्यान से उसको देख रहे थे कि अब ये क्या हरकत करता है, अब क्या हरकत करता है। केवल एकमात्र छोटू ऐसा था जो उस अंतरिक्ष यान की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि उसका ध्यान कहाँ चला गया था? कंसोल पर भी। कैसे इस बटन से लोग इसको कंट्रोल करते हैं, लोग कैसे इसको हैंडल करते हैं। ओके बेटा, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा जहाँ जितना मैंने आपको बता दिया है, और मैंने बहुत सरल शब्दों में बेटा व्याख्या की है। इसको आप जब वीडियो पे देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और अब आपको जहाँ जो चीज़ें न समझ में आई हो, अब आप वहाँ हमसे क्वेश्चन करिए। जो शब्द न समझ में आए हो, जो वाक्य न समझ में आया हो, या कहानी का कोई ऐसा पैराग्राफ जो आपको न समझ में आया हो, फिर आप हमसे पूछिए। ओके? Yes,